जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है सेकंड चैप्टर, नेचुरल रिसोर्सेज लैंड, सॉइल एंड वाटर। तो डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारी अर्थ है वो एक सिंगल प्लेनेट है पूरी यूनिवर्स में जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट। तो इसमें देखिए 4 स्फीयर्स हैं। एक है लिथियोस्फीयर। लिथियोस्फीयर मीन्स मिट्टी का हिस्सा है, जो जहाँ पे ज़मीन है चाहे प्लेन्स है, वो लिथियोस्फीयर है। सेकंड पार्ट है एटमोसफेयर। एटमोसफेयर मीन्स जहाँ पे हवा है अर्थ में, उसको एटमोसफेयर कहते हैं उस स्फेयर को। और थर्ड स्फेयर है हमारा हाइड्रोस्फेयर। जितना भी हमारे अर्थ में ऊपर पानी है उस स्फेयर को हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। और एक लास्ट में है फोर्थ वाला बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है? तीनों का कॉम्बिनेशन है, लिथियोस्फीयर, एटमोसफेयर और हाइड्रोस्फीयर का, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो अर्थ को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लैंड एंड वाटर। तो एक हिस्सा पानी है तो एक हिस्सा लैंड है। तो देखिए, लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा, क्योंकि ऑल एक्टिविटी जो ह्यूमन बींग्स की हैं वो सभी की सभी लैंड के ऊपर बेस्ड हैं। तो देखिए, चाहे हम क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें लैंड चाहिए। चाहे हम बिल्डिंग कर रहे हैं हाउसेस की, तो उसके लिए भी हमें लैंड चाहिए, हम लैंड पे करेंगे। हमें रोड बनानी है तो भी लैंड पे बनेंगी, पानी में नहीं बन सकती। तो लैंड का रिसोर्स बहुत यूज़फुल है। हमें इस्टेब्लिश करनी है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, तो वो भी लैंड पे बनेगी। तो ऑल दीज एक्टिविटी जो है लैंड के ऊपर बेस्ड हैं। तो लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा। तो देखिए, बात करें आगे, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स चरते हैं वो भी लैंड पे करते हैं। जो माइनिंग वर्क है वो भी हमारा लैंड के ऊपर ही होता है। तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर डन ऑन लैंड। तो लैंड एक यूज़फुल रिसोर्स है हमारा। तो बात करें लैंड में, तो सॉइल क्या होता है? लूज सरफेस, जो कि लिथोस्फीयर का जो ज़मीन का लूज सरफेस होता है उसको हम सॉइल कहते हैं। तो सॉइल देखिए, पिक्चर देख सकते हैं, सॉइल लूज सॉइल को अपनी सैंड को कहते हैं। सॉइल में क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑर्गेनिक मैटर और एक इनऑर्गेनिक मैटर। तो देखिए, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। मरे हुए और सड़ रहे एनिमल्स और प्लांट्स को ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। और इनऑर्गेनिक मैटर में क्या आता है? वाटर हो गया, कंकर सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, छोटे छोटे स्टोन्स हो गए, क्ले मीन्स फाइन सैंड। तो ये इनऑर्गेनिक मैटर है। तो सॉइल दोनों से बनी हुई है कॉम्बिनेशन से। तो देखिए, ह्यूमस क्या है? जो आपने को बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर हैं, डेड एंड डिकम्पोज्ड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स प्लांट्स से, ये ह्यूमस का इनको नाम दे दिए ह्यूमस। तो ऑर्गेनिक मैटर को कह दिया ह्यूमस। तो 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो प्लेन एरियाज में रहती है, जहाँ पे एलुवियल टाइप की सॉइल है। तो देखिए, प्लेन एरिया होता है, यहाँ पे प्लेन है, जैसे कि हमारा हरियाणा प्लेन एरिया है, राजस्थान प्लेन, सॉरी पंजाब प्लेन एरिया है, मध्य प्रदेश है। इस तरह प्लेन एरिया जहाँ पे ऑलिवल सॉइल होती है। तो बात करें स्पार्स पॉपुलेशन, जो है स्पार्स मीन्स कम पॉपुलेशन, वो कौन से एरियाज में होंगी? जहाँ पे देखिए, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे कि डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जहाँ माउंटेन्स पे, जहाँ पे माउंटेन्स के कारण गैप काफ़ी होता है, वहाँ पे ज़मीन फर्टाइल नहीं होती, तो वहाँ पे स्पार्स मीन्स कम पॉपुलेशन होती है। जहाँ पे पॉपुलेशन बड़ी खुली खुली होती है, वहाँ काफ़ी डिस्टेंस पे होती है। तो देखिए, वहाँ के लोग जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है उनका क्या काम हो सकता है? ज़्यादातर वो लोग हंटिंग करते हैं, या वो फिशिंग करते हैं, या फिर वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं इसको। तो देखिए, जो लैंड यूज पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड क्या है? हम वेरियस पर्पज़ के लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉस, बिल्डिंग हाउस, नो ग्रेजिंग एनिमल्स, सबके लिए जो लैंड यूज़ करते हैं उसको लैंड यूज पैटर्न। तो परसेंटेज ऑफ लैंड यूज फॉर वेरियस पर्पज़ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जगह से जगह इसका लैंड यूज़ का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। तो देखिए, लैंड यूज जो है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर भी, कितनी हम लैंड यूज़ कर रहे हैं। वो पहला फैक्टर है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर मीन्स वहाँ पर क्लाइमेट कौन सा है, सॉइल कैसी है, मिनरल्स कौन कौन से मिल रहे हैं। अगर वो ज़्यादा तादाद में है, बढ़िया क्लाइमेट है, तो वहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स अच्छे हैं, तो लैंड ज़्यादा यूज़ होगी। ह्यूमन फैक्टर्स में आ गया, जो मैन मेड फैक्टर्स हैं, डेंसिटी पॉपुलेशन की ज़्यादा होगी वहाँ पे, अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी, सोशल रिक्वायरमेंट्स पीपल की ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे हमारा लैंड यूज़ भी ज़्यादा उसी अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए, ये अपने पास एक डायग्राम है। इसमें देखिए, एक जगह प्लेन्स दिखाए हुए हैं, माउंटेन्स दिखाई हुई हैं। तो देखिए, ये वेदर को शो कर रही है कि वेदर कंडीशंस जो हैं वो भी रोल प्ले करती हैं इसमें पॉपुलेशन में। जैसे कि वेरी हॉट और कोल्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन देखिए कम होगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता रहना बहुत ज़्यादा ठंड में या बहुत ज़्यादा गर्मी में। तो पॉपुलेशन वहाँ पे कम होगी, तो लैंड यूज़ भी कम होगा। सिमिलरली, अगर वेदर वहाँ का बहुत सूटेबल है, किसी जगह का वेदर बहुत कंफर्टेबल है, सूटेबल है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी।
तो इट मीन्स यहाँ पे लो टेम्परेचर ज़्यादा हाई जब वो नहीं है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो सेकंड बात क्या है, देखिए मिनरल्स अवेलेबल, कहीं पे मान लीजिए मिनरल्स वगैरह कोयला है, मेटल्स हैं, कोई नॉन मेटल से ज़्यादा तादाद में मिल रही हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज लग जाएंगी, इंडस्ट्री लग जाएगी, तो पॉपुलेशन और लैंड यूज़ पैटर्न भी वहाँ का बढ़ जाएगा। और उसका उल्टा, अगर मिनरल्स वहाँ पे अवेलेबल कम है, वहाँ पे मिनरल्स नहीं मिल रहे, कम है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन और उसका लैंड यूज़ जो पैटर्न है वो भी कम हो जाएगा, लैंड का यूज़ भी कम हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो थर्ड रिसोर्स की बात कर रही थी, पॉपुलेशन। तो देखिए किसी जगह पे पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतना ही उस जगह की लैंड का यूज़ बढ़ेगा, क्योंकि लैंड हमें वेरियस पर्पज़ के लिए चाहिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए। तो पॉपुलेशन हाई है तो लैंड यूज़ का जो पैटर्न है वो भी, लैंड यूज़ भी हाई हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन वहाँ की कम है, लो है, तो वहाँ का लैंड यूज़ भी हमारा कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो पॉपुलेशन भी एक प्ले रोल करती है इसमें। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पे बेसिक नीड्स वाटर, एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बढ़िया है, वहाँ पे पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और वहाँ पे लैंड यूज़ भी बढ़ जाएगा। जैसे कि बिग सिटीज़ होती है, बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह, वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, लैंड यूज़ भी ज़्यादा होता है। उसके उल्टा जहाँ पे ऐसी कंडीशंस कम होती हैं, जैसे कि हमारे रेगिस्तान हैं, डेजर्ट्स हैं, वहाँ पे ये पॉपुलेशन और लैंड यूज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि बेसिक नीड्स भी ज़रूरी हैं पॉपुलेशन के लिए। तो लैंड यूज पैटर्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ नेशन, किसी नेशन की प्लानिंग के लिए। तो कंट्रीज डिसाइड करती हैं लैंड यूज अकॉर्डिंग टू देयर गोल, कि उनका क्या गोल है, क्या करना चाहती है, उस अकॉर्डिंग वो, और क्या उनके पास रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग ही उसका यूज़ करती हैं। तो जिस कंट्री के पास हाई फर्टिलिटी सॉइल है वो ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करेगी क्रॉप्स के लिए, जिस कंट्री के पास ऑयल रिजर्व्स हैं वो ऑयल वेल्स के लिए यूज़ करेगी उस लैंड को। तो ये डिपेंड करते हैं कंट्री के पास क्या रिसोर्सेज है, उसी अकॉर्डिंग वो यूज़ करेगी इसको। अगर देखिए, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नॉर्म्स, साइंटिस्ट कहते हैं कि 33% जो एरिया है वो फॉरेस्ट होना चाहिए लैंड के ऊपर, तभी हम साइंटिफिकली अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं अर्थ के ऊपर। तो प्रेजेंटली क्या है, 31.6 31.6% ये एरिया है फॉरेस्ट का है, जिसमें से 93% नेचुरल फॉरेस्ट हैं और 7% मैन मेड हैं। ये 31.6 में से परसेंटेज निकाली गई है 93 और 7 की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें कि फॉरेस्ट को हम कंजर्व करें, क्योंकि ताकि कि हमारा जो लिविंग है वो बेटर रहे। आगे देखिए, लैंड इज लिमिटेड, आपको पता है लैंड हमारी लिमिटेड है। तो एक जैसे 29% अर्थ पे 29 ही रहेगी, तो लैंड आल्सो सफर्स फ्रॉम प्रॉब्लम्स है कि इसकी इंस्पाइट भी लैंड लिमिटेड भी है और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, अभी कहीं पे हमारी जो लैंड है, जो सॉइल है वो इरोजन हो रही है, जिससे वो उसकी शक्ति खत्म हो गई, वो लैंड उस लायक नहीं रही जितनी थी। कहीं पे उसकी डिग्रेडेशन, उसकी क्वालिटी कम कम हो गई है, और कहीं पे हमने क्या कर दिया है, जंगल काट दिए हैं, डिफोरेस्टेशन कर दिया, जिससे उसकी क्वालिटी कम होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें रिड्यूस करना लैंड की डिग्रेडेशन को, उसको ऑप्टिमम मीन ना मैक्सिमम ना मिनिमम जायज़ उसका यूज़ करें, ताकि बेनिफिट हो सके प्रेजेंट और फ्यूचर हमारी जनरेशन्स को। तो इसलिए हमें लैंड को प्रॉपर वे से यूज़ करना चाहिए, हमें अपनी सेव करनी चाहिए अर्थ को। तो देखिए, एज ए रिसोर्स जो सॉइल है वो भी काफ़ी वैल्यू की है हमारे फार्मर्स के लिए, उसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है सॉइल का, जो लूज पार्ट को कहते हैं सॉइल हमारा। तो देखिए, अगर कहीं पे रिच और डीप सॉइल है तो वहाँ पर उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा है, तो इट मीन्स प्रोडक्शन जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो मीन्स रिच मीन्स अच्छी रिच क्वालिटी वाली फर्टिलिटी वाली सॉइल है, तो उसमें प्रोडक्शन भी एग्रीकल्चर का ज़्यादा होगा, हाई होगा। तो फार्मर्स के लिए लैंड की सॉइल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और उसके उल्टी तरफ देखिए, अगर हम कहीं पे लैंड ऐसी है कि जो कि फर्टाइल नहीं है, शैलो है, इनफर्टाइल है, तो देखिए वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर का वो भी कम होगा, तो वहाँ पे प्रोडक्शन कम निकलेगा, तो वहाँ पे सिमिलर सी बात है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होगी। तो इसलिए सॉइल जो है बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। तो थिक फर्टाइल सॉइल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्लांट्स जो है अच्छी उपजाऊ मिट्टी में ही सर्वाइव करते हैं बढ़िया। इनडायरेक्टली एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स भी सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए। देखिए, एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, प्लांट्स को लाइफ लैंड के बिना हो नहीं सकती, और इंसेक्ट्स जितने हैं वेरियस टाइप के वो भी इसमें रहते हैं। तो देखिए, कुछ फैक्टर डिस्कस करते हैं जो फैक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को, सॉइल बनती कैसे, ये लूज पार्ट है सॉइल का बनता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है पेरेंट मेटल, कि पेरेंट रॉक क्या है जिससे वो बना हुआ है। सेकंड इसमें फैक्टर है द टोपोग्राफी, जो टॉप कैसा है उसका उसका टॉप व्यू कैसा है लैंड का, भी प्लेन है कैसी। क्लाइमेट भी थर्ड फैक्टर है, जो क्लाइमेट मौसम कैसा है। फोर्थ है वेजिटेशन कवर, उस लैंड पे कितनी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। एक फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन में आता है कि टाइम है,
एक टाइम भी एक रोल प्ले करता है सॉइल की फॉर्मेशन में। तो इसको डिस्कस करते हैं एक को। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पेरेंट रॉक, जिससे वो बनी है सॉइल। देखिए जो सॉइल है वो एक पेरेंट रॉक से बनी है। वेदरिंग प्रोसेस से, रेन के कारण या गर्मी के कारण ओरिजिनल रॉक जो है वो उससे सॉइल बनती है। वेदरिंग प्रोसेस से उसको कहते हैं पेरेंट रॉक, जिससे वो मेन मिट्टी बनी होती है। तो जैसे कि ब्लैक सॉइल इंडिया की हमारी लावा रॉक से बनी हुई है, तो इसलिए पेरेंट रॉक कहते हैं, जिससे वो मेन बनी हुई है। सेकंड है द टोपोग्राफी। तो देखिए जो अपना एरिया है जिसकी अपन सॉइल की बात करें कि उसकी टॉप कैसा है, मीन्स वो प्लेन एरिया है या हिली एरिया है या डेजर्ट एरिया है, उस अकॉर्डिंग भी सॉइल की फॉर्मेशन का इफेक्ट होता है। तो देखिए जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटियस हैं, उनकी वहाँ की जो थिकनेस ऑफ सॉइल जो है वो वेरी होती है। तो देखिए बात करते हैं हिली एरियाज़ की। तो माउंटेन रीजन्स में क्या होता है, स्टीप स्लोप्स होती हैं, टॉप लेयर जो होती है शैलो होती है, थिन होती है, बहुत पतली मिट्टी होती है, लूज होती है। और उसके उल्टा जो प्लेन एरियाज होती हैं वहाँ पे जो सॉइल होती है हमेशा थिक होती है, मोटी होती है परत। तो देखिए ये सॉइल कवर है, जो फर्टिलिटी सॉइल की है नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिमालयंस। तो नॉर्दर्न की जो प्लेन एरियाज की सैंड सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल है हिली एरिया से। थर्ड देखिए बात करते हैं क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट है मौसम, टेम्परेचर और रेनफॉल भी डिपेंड एक सॉइल की फॉर्मेशन में प्ले रोल करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा हाई रेनफॉल होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे सॉइल का इरोजन होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से सॉइल का जो क्रैक्स आएंगे तो सॉइल बनेगी। तो ये भी क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए जिस तरह डेजर्ट्स की बात करें राजस्थान एरिया की, राजस्थान में क्या है, डे एंड नाइट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उससे रॉक्स एक्सपैंड होती हैं दिन में और रात को कॉन्ट्रैक्ट होते ठंडे होने से, जिसके कारण कोई क्लाइम है वो सॉयल बन जाता है। तो सिमिलरली देखिए अगर रेन ज़्यादा होती है किसी एरिया में तो वहाँ पे जो पेरेंट रॉक है वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होती रहेगी, वाश होती रहेगी, उससे रनिंग वाटर में के साथ वो जाके कहीं और पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस तरह भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब फोर्थ हमारा फैक्टर है द वेजिटेशन कवर, कि उस एरिया के ऊपर वेजिटेशन कैसी है। अगर प्लांट्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा हुमस होगी, ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगी। देखिए प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं क्रैक्स में, रॉक के अंदर जो क्रैक्स होते हैं वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो रॉक्स को वहाँ पे पेनिट्रेट करते हैं और उसको वाइड कर देते हैं, उसको और चौड़ा कर देते हैं। तो इसके कारण भी वहाँ पे सॉइल की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए बात करते हैं जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे हुमस ज़्यादा होगी, कोई डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे जो सॉइल है वो ज़्यादा रिच होगी फर्टिलिटी में। तो सॉइल जो है डेंसली फॉरेस्ट, जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा हुमस के कारण ज़्यादा फर्टाइल ही मिलेगी। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टाइम। देखिए टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टाइम के साथ ही सॉइल जो है मेच्योर होती है। सॉइल को बनने में, बहुत छोटी सी लेयर बनने में 1000 ईयर्स लगते हैं, एक छोटा सा हिस्सा थोड़ा सा कुछ बनने के लिए अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो फर्टाइल सॉइल बहुत एसेंशियल है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए। अगर किसी देश के पास सॉइल बढ़िया है तो इट मीन वो बढ़िया देश है। तो नेशन दैट डिस्ट्रॉयज इट्स सॉइल, जो अपना सॉइल खराब करेगा वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा। तो आगे बात करते हैं सॉइल इरोजन की। तो देखिए सॉइल इरोजन क्या है, जैसे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो अपरली लेयर है वो अगर इरोजन हो जाए विंड से या वाटर से तो उसको होता है सॉइल इरोजन। तो देखिए सॉइल इरोजन की बात करते हैं, ये दो तरह से होगा। एक तो है नेचुरल तरीक़ों से, नेचुरल एजेंट से, और सेकंड है मैन मेड या मैनकाइंड एक्शन से। तो दो तरह से सॉइल जो है अपना जो लूज सॉइल है वो अपनी रिमूव होती है। तो नेचुरल एजेंट्स की बात करें तो देखिए रेन हो सकती है, वाटर आया, रेन आई, उससे क्या है वहाँ की जो लैंड है वो वहाँ पे सॉइल है वो इधर उधर चली जाएगी। और विंड है, हवा, हवा से अंधेरी से। थर्ड है हमारा ग्लेशियर्स पिघलने से या ग्लेशियर के खिसकने से भी ये सॉइल का इरोजन होता है। मैनकाइंड एक्शंस की बात करें, देखिए ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा ग्रेजिंग करने से क्या है वहाँ पे घास वगैरह खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पे मिट्टी जो है लूज हो जाएगी गर्मी से। जहाँ माइनिंग करने से क्या है वहाँ पे हम मिट्टी को फाड़ देते हैं तो उससे वो इरोज हो जाती है। जहाँ फिर हम डिफोरेस्टेशन, जंगल काट देंगे तो क्या होगा, जो उन्होंने बाइंड कर रखी थी रूट्स ने वो सॉइल लूज हो गई, वहाँ पे सॉइल इरोजन हो गया। तो सॉइल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें क्या है, सॉइल को कंजर्व करना है, उसको संभाल के रखना कि इरोड ना हो। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन के, सॉइल को बचाने के। तो फर्स्ट मेथड है देखिए अफोरेस्टेशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे एक तो ज़मीन को ठंडा रखते हैं, सेकेंडली उसकी रूट्स जो है उसको सॉइल को बाइंड करके रखती है, जिससे वो इरोजन को रोकते हैं। सेकंड है हमारे शेल्टर बेल्ट्स। हमें शेल्टर बेल्ट्स लगाने चाहिए उस एरियाज में जहाँ पे विंड का ज़्यादा फ्लो रहता है, जैसे कि डेजर्ट रीजन्स में
हम लगाते हैं शेल्टर बेल्ट, जिससे कि विंड के कारण सॉइल इरोजन कम होता है। थर्ड है हमारे पास एक तरीका, रिड्यूस ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। हमें एनिमल्स को एक ही जगह पे ज़्यादा नहीं ग्रेज करना है, उनको शिफ्ट करना चाहिए ताकि वहाँ पे थोड़ा घास फूस बनना रहे, ताकि सॉइल में उसकी पकड़ रहे जड़ों की। फोर्थ है हमारे फ्लड शुड बी अवॉइड। जो फ्लड्स होते हैं वो भी देखिए सॉइल को इरोज कर लेते हैं, तो हमें डैम्स वगैरह बना के फ्लड्स को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी सॉइल जो है वो इरोज ना हो। तो अगला नेक्स्ट मेथड है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है, हमें इस तरह से, जिस तरह पिक्चर इस तरह से हमें फार्मिंग करनी चाहिए जहाँ पे एरियाज स्मूथ नहीं है, ताकि हम उसको सॉइल के इरोजन को रोक सकें। नेक्स्ट है सिक्स्थ, बैन ऑन रेकलेस ट्री कटिंग। हमें ट्री कटिंग को रोकना चाहिए, इसके लिए कई आंदोलन भी चले थे और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। सेवन्थ है साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हमें शिफ्टिंग जो है क्रॉप रोटेशन से ही अपनी सॉइल को बचाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग फसलें बीजने से उसकी जो न्यूट्रिशंस है वो पूरे होते रहते हैं। अब आगे देखिए हमारा टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वाटर क्या है, हमारे 97% वाटर में से जो 3% वाटर है वो भी फ्रेश वाटर है, जिसमें से 79% हमारा ग्लेशियर्स में है और 20% ग्राउंड वाटर है, और बाकी बैलेंस जो है लेक्स में, स्ट्रीम्स में और वाटर पेपर्स की फॉर्म में हमारा अवेलेबल है। तो सरफेस वाटर मीन जो वाटर हमारे सरफेस के ऊपर है अर्थ के। आगे बात करें हाइड्रोलॉजिकल सर्कल साइकिल की, तो देखिए जो है अपना ओशन से, जो समुद्र से सूरज की गर्मी से पानी हमारा वेपोरेट होता है, वेपोरेट होकर ये आगे मूव करता है एयर के साथ, आगे जाके बादल बनता है, बादल फिर जब कंडेंस होता है, ठंडा होता है, तो उसमें उससे प्रिसिपिटेशन होने से वो बरसता है। अब वो माउंटेन्स पे स्नो की फॉर्म में बरसता है और प्लेन एरियाज में रेन की फॉर्म में बरसता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो वाटर अबंडेंस है उन जगहों पे जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, और उन जगह पे बहुत कम होता है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, और वाटर एक रेन वाटर एक प्योर वाटर की फॉर्म है। तो देखिए मेघालय जो हमारा देश का है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ पे वाटर बहुत अवेलेबल है, और उसके उल्टा राजस्थान में कम बरसात होती है, तो वहाँ पे पानी कम होता है। तो बात करें हम पॉल्यूशन ऑफ वाटर की, तो देखिए पॉल्यूशन किसके कारण होता है, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट से। जो इंडस्ट्री से हम अनट्रीट किए हुए वेस्ट को निकाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं, उससे हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। सेकंड है अर्बन वेस्ट। कई लोग हैं जाते आते नदियों नालों में अपना कचरा फेंक जाते हैं, जिससे कि वाटर का पोल्यूशन होता है, तो जिससे वाटर सूटेबल नहीं रहता कंजम्पशन के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अनफिट हो जाता है। तो देखिए वाटर कंजर्वेशन भी बहुत बढ़िया जरूरी है। हमें इसके मेथड्स हैं, फर्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग। हमें पानी को बचाना चाहिए, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। घर के ऊपर हम छत से पाइप लगा के टैंकी बना दें, जिससे जब रेन का वाटर है तो उसको हम स्टोर कर लें अपनी टैंकी में, जिसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारा सरफेस वाटर जो रन हो जाता है ऐसे ही, उसको हम सेव कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। मेनली राजस्थान में ऐसे करते हैं। तो सेकंड मेथड है रिसाइकल्ड वाटर इन इंडस्ट्रीज़। हम इंडस्ट्रीज़ में रिसाइकिल करके वाटर को दोबारा से ट्रीटमेंट करके इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। थर्ड मेथड है हमारे पास डोमेस्टिक डिमांड रिड्यूस। हमें डोमेस्टिक डिमांड को रिड्यूस करना चाहिए। जो हमारे वाश बेसिन्स है उसका जो आउटलेट पानी है, ड्रेन वाटर है, उसको प्लांट्स में यूज़ कर लें या फ्लशिंग टॉयलेट्स के लिए यूज़ कर लें, तो इससे हमारा डोमेस्टिक डिमांड जो वाटर की वो कम हो जाएगी, और हमें यूज़ भी कम करना चाहिए वाटर का। फोर्थ मेथड है मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। हमें नए तरीक़ों से इरीगेशन करनी, जैसे ट्यूबवेल की जगह हमें स्प्रिंकल मेथड से, ट्रिकल मेथड से, ड्रिप सिस्टम से इरीगेशन करनी चाहिए, जिससे कि पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग डैम्स। हमें डैम्स बना के वाटर को स्टोर करना चाहिए, जिससे हमारा फ्लड भी रुकते हैं और इससे हमारा कंटिन्यूसली वाटर की जो सप्लाई है वो बनी रहती है। डैम्स बना के रिवर्स में सिंचाई इरीगेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन का मेथड यूज़ ऑफ सेंसर टैप। सेंसर टैप्स क्या है, जब हम पब्लिक जगह आएगी तो टैप चलेगी, अदरवाइज टैप बंद ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इसमें बंद करने का चक्कर ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड मेंटेनिंग ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स। पॉन्ड्स और लेक्स को हम मेंटेन रखें। पॉन्ड्स को टाइम टू टाइम साफ़ करते हैं, जो तालाब हैं, नदियों को में से भी मिट्टी को निकालते रहें, ताकि वो साफ़ सुथरी रहें और वाटर टेबल हमारा अंडरग्राउंड बना रहे, और वो अपना जो पाथ है वो चेंज ना करें। और लास्ट मेथड है हमारा एक और, जो है एजुकेटिंग पीपल। हम लोगों को जागरूक करके कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें लिमिटेड अमाउंट में है, तो उसको हमें यूज़ करना है ठीक तरीके से, तो इस तरह भी हम इसको कंजर्वेट कर सकते हैं। आगे देखिए मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। ये एक डैम्स होते हैं या सीरीज ऑफ डैम होते हैं जो बनाए जाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, ताकि वो आगे इरिगेशन पर्पज़ के लिए या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो सके। तो स्टोर्ड वाटर को सेवरल पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए यूजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ वैली प्रोजेक्ट्स का क्या है, इसमें बात करें तो फर्स्ट है, इससे हम इरिगेशन कर सकते हैं कॉन्टीन्यूसली। कहीं पे एकदम फ्लड आते थे, फ्लड रुक गए और उसको कॉन्टीन्यूसली पूरा साल इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एफोरेस्टेशन मीन पेड़ पौधों को लगाते हैं, फ्लड का कंट्रोल करता है। और नेविगेशन मीन किश्तियाँ वगैरह चला के हम आगे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए इरिगेशन से क्या है, नदियाँ निकाल देंगे, जहाँ पानी नहीं आता तो वहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि डैम के पीछे काफ़ी मात्रा में पानी होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन हम बिजली पैदा कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेविगेशन मीन वहाँ पे अपना शिप्स वगैरह चला सकते हैं। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, देखिए इनका कुछ नुकसान भी है मल्टीपर्पज़ वैली प्रोजेक्ट्स का। फर्स्ट है एक्सटेंसिव फॉरेस्ट, जो है ज़्यादा से ज़्यादा जंगल है ना जो डैम के पीछे, वो डूब जाते हैं, जिससे कि वो ख़राब हो जाते हैं, तो इससे कुछ फॉरेस्ट का नुकसान भी होता है। सेकंड इसका नुकसान क्या है, एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टेड। इससे जो देखिए पीछे पानी रुक जाएगा तो उससे क्या है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा पानी का, जिससे कारण स्मॉल एक्वेटिक लाइफ जो है वो अफेक्ट हो जाती है। थर्ड है देखिए रिवर वाटर गेट्स डाइवर्टेड। तो जो रिवर का वाटर था एकदम से फ्लो होता था, वो अब फ्लो हमने स्लो कर दिया, जिसके कारण उसका डाइवर्जन कम हो गया, इफेक्ट हो गया, कुछ जगहों पे वो नहीं पहुंच पाएगी। फोर्थ इसका नुकसान है सॉइल इरोजन। जैसे कि हम डैम में से पानी गिरेंगे तो वो काफ़ी हाई स्पीड पे जाएगा, जिसके कारण सॉइल का इरोजन भी ज़्यादा होगा। आगे देखिए नेक्स्ट इसका नुकसान है पॉपुलेशन गेट डिस्प्लेस। जहाँ पे डैम बनाते हैं उसके पीछे पानी इकट्ठा करेंगे, तो पानी इकट्ठा करेंगे वहाँ पे लेवल बढ़ जाएगा, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। आगे देखिए लास्ट वह है एक्सेसिव रेन से खराब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।